हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का जो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया है टर्म 1 के लिए, उसका पार्ट सी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम पिछली 2 वीडियोस में पार्ट ए और पार्ट बी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पिछली दोनों वीडियोस में भी बताया कि बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इसलिए उसको ट्रांसलेट किया है। पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं, 24 क्वेश्चन में से 20 अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट बी हम डिस्कस कर चुके हैं, 24 में से 20। ये दोनों की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे पार्ट सी अटेम्प्ट करने से पहले पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की वीडियो अच्छे से देखो और समझो, और इनसे रिलेटेड जो वीडियोस नीचे दे रखी हैं उनको देखो। और फिर अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमारे कितने क्वेश्चंस हैं? 12, और 12 में से हमें कितने करने हैं? 10 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन बराबर मार्क्स का है और हमारे हो गए 40/50 यानी कि 0.8 मार्क्स, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट सी। पार्ट सी के क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए हमें पहले एक केस स्टडी है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसी के आधार पर हम क्वेश्चन 49 से लेकर 54 तक के आंसर्स दे पाएंगे। तो हमें होपफुली पेपर में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। सो निम्नलिखित काल्पनिक स्थिति को पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्न संख्या 49 से 54 के उत्तर दें। सारथी यह नाम फैशन उत्पादों के उत्पादन से तब से जुड़ा है जब से कपिल सारथी ने 1960 में अहमदाबाद में अपना पहला रिटेन फैशन क्लोथिंग आउटलेट खोला था। सारथी कॉस्मेटिक्स का निर्माण 1940 में हुआ और 1956 में वो एस&एम फैमिली ऑफ कंपनीज का सदस्य बन गया। 1985 में सारथी परफ्यूम्स ने गुजरात में एस&एम फैमिली के संरक्षण में काम शुरू किया। एस&एम ग्रुप की खास और अलग बात यह रही कि एक बड़ी कंपनी के रूप में काम करने की बजाय इसने क्या निर्णय लिया? इसने 180 छोटी कंपनियों के रूप में काम करना पसंद किया, जिसमें प्रत्येक कंपनी अपने विशिष्ट उत्पाद और क्षेत्र पर केंद्रित रह पाई। साथ ही निर्णय लेने का अधिकार निम्नतम स्तर के प्रबंधकों को दिया गया। अंडरलाइन कीजिए, निम्नतम स्तर के प्रबंधकों को सौंपा गया। जब अधिकार जो है संगठन के निम्नतम स्तरों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या कहलाता है, अपने दिमाग में ले आना बेटा। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों और कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण सरल हो जाता है। साथ ही यह विकास को भी सरल बनाता है। वो क्या होता है जो विकास को सरल बनाता है? क्वेश्चन नंबर 49। अब आते हैं अपने सवालों पर। एस&एम द्वारा अपनाई गई उस अवधारणा को पहचानिए जिसके अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार आदेश की श्रृंखला में नीचे तक दिया जाता है। इनमें से क्या है वो आंसर? क्या वो अधिकार अंतरण है, विकेंद्रीकरण है, कार्य का विभाजन है, या प्रबंध का विस्तार है? देखें क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक बात तो हमें क्लियर है कि इसका आंसर अधिकार अंतरण या विकेंद्रीकरण, उन दोनों में से ही कोई एक है। कैसे समझ सकते हैं? अगर हम इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा स्तर है जिसमें कि निर्णय लेने का अधिकार आदेश की श्रृंखला में नीचे तक दिया जाता है। तो नीचे तक जाने का मतलब है प्रबंध के हर स्तर पर। तो हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण में प्रबंध का हर स्तर सम्मिलित होता है और संगठन के निचले स्तरों तक हम अधिकारों को पहुंचा देते हैं। इसलिए क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? बी, विकेंद्रीकरण। तो बी पर गोला लगाएंगे और 5वें बॉक्स में बी लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 50। एस&एम द्वारा अपनाई गई अवधारणा। अब हमें अवधारणा का नाम पता चल चुका है। क्या है अवधारणा का नाम? विकेंद्रीकरण। तो वो कहते हैं कि एस&एम द्वारा अपनाई गई अवधारणा यानी कि विकेंद्रीकरण को ध्यान से लागू करना क्यों जरूरी है? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यह संप्रेषण में देरी उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। बी पार्ट, संगठन का विघटन हो सकता है क्योंकि संगठन टूट सकता है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार हम संगठन के निचले स्तरों तक पहुंचा देते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो तो नीचे वीडियो दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके देख सकते हो। सी पार्ट, इससे उच्च स्तर का कार्यभार बढ़ जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकेंद्रीकरण का तो मुख्य कार्य ही उच्च स्तर के कार्यभार को कम करना होता है। डी पार्ट, संगठन के विकास में बाधा होता है? नहीं, यह तो संगठन के विकास को और सरल बनाता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? बी, इससे संगठन का विघटन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51। एस&एम द्वारा अपनाई गई अवधारणा। फिर से उसने अवधारणा का नाम लिया। क्या अवधारणा है जिसका आंसर हमने यहाँ पर ढूंढा है? विकेंद्रीकरण। यानी कि विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप विभागीय प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि डिपार्टमेंट्स जो है कंपीट करने लगते हैं एक दूसरे से, जो आगे चलकर संगठन को निम्नलिखित लाभ पहुंचाता है। जब एक विभाग दूसरे विभाग से कंपीट करता है
तो क्या फायदा हो सकता है संगठन को? नंबर 1, ये विकास को सरल बनाता है, ऐसा लगता तो है। श्रेष्ठ नियंत्रण हो जाता है, शीर्ष प्रबंध को राहत मिलती है, या जल्दी से निर्णय हो जाता है। तो इन चारों में से क्या आंसर लगता है आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर आपको आंसर ना आता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्किंग स्कीम में आंसर है इसका, वो ढूंढना, लेकिन कोशिश करो कि आप खुद इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 52, एसएनएम द्वारा अपनाई गई अवधारणा का कौन सा महत्व कर्मचारियों की प्रबंधकीय शिक्षाओं को बढ़ाने पर जोर देता है? क्यों जरूरी है प्रबंधकों की शिक्षाओं को बढ़ाना? हम क्यों अपनी शिक्षा बढ़ाते हैं? ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम फ्यूचर मैनेजर्स बन सकें। तो इसमें से क्या आंसर लगता है? ग्राहकों के मध्य सरल संप्रेषण होता है इससे, वो तो वैसे भी कर सकते हैं वो। भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास, ऐसा लगता है। शीर्ष प्रबंध को राहत, वो तो नॉर्मल विकेंद्रीकरण से भी मिल जाती है। और शीघ्र निर्णय, तो इसका आंसर क्या है? बी, भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास, क्योंकि हम अपने मैनेजर्स को और शिक्षित कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जैसे जैसे संगठन में निर्णय लेने का अधिकार निम्नतम स्तरों तक पहुंचता है, वैसे वैसे यह शीघ्र निर्णय लेना सरल बनाता है। क्यों होता है ऐसा कि जैसे जैसे संगठन के निचले स्तरों तक अधिकार चला जाता है तो शीघ्र निर्णय लेना सरल हो जाता है? क्योंकि हमें बहुत से स्तरों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे लेवल्स से नहीं हमें होकर गुजरना पड़ता। संगठन अब पहले से ज़्यादा आय अर्जित कर पा रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। यह प्रबंधकीय शिक्षा का एक साधन है, ये भी कोई बात नहीं है। और यह नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि हमें बहुत सारे लेवल्स से होकर नहीं गुजरना पड़ता, हमने क्या किया है? निर्णय लेने का अधिकार हर लेवल पर दे दिया। उच्च स्तर वाले अपना काम कर रहे हैं, मध्य स्तर वाले अपना काम कर रहे हैं, परिचालन स्तर वाले अपना काम कर रहे हैं, और उन्हें ज़्यादा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी डिसीजन हो जाता है। तो आंसर क्या है? ए, बहुत से स्तरों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, एसएनएम द्वारा अपनाई गई अवधारणा बहुत सी कंपनियों द्वारा नहीं अपनाई जाती। नहीं अपनाई जाती, हो सकता है कंपलसरी नहीं होगा। तो यह कथन क्या बताता है? कि अवधारणा अनिवार्य है। अगर अनिवार्य होती तो सभी अपनाते। ऐच्छिक है, ऐच्छिक का मतलब है आपकी मर्जी है तो अपनाओ, नहीं है तो मत अपनाओ। अधिकारी अधीनस्थों तक सीमित है, जो अधिकारी अधीनस्थों तक सीमित होता है उसको अधिकार अंतरण कहते हैं, और केवल प्रबंधक के कार्यभार को कम करता है। प्रबंधक के कार्यभार को कम करने के लिए क्या होता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताओ। तो 54 का आंसर हुआ बी, कि ये क्या है? ऐच्छिक है। क्वेश्चन नंबर 55, अब 54 तक के जो क्वेश्चंस थे वो उस केस स्टडी पर आधारित थे। अब ये 55 अलग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद कांजीवाल ने अप्रैल 2021 में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया, और उनसे प्रभावित होकर आज महाराष्ट्र के 50 और निवासियों ने अपनी बालकनी, छत और बगीचे में यह काम शुरू कर दिया। जब कोई अड़ोस पड़ोस में कोई एक आदमी कोई काम करता है तो उसको देख के बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं और वो भी उस काम को करने लगते हैं। ओह अच्छा, आप जिम जा रहे हो, चलो हम भी जिम चलते हैं। तो ऐसा करने से बहुत सारे निवासियों ने अपनी बालकनी, छत और बगीचे में यह काम शुरू कर लिया है। मोहम्मद शुरू से ही स्वस्थ खाने के प्रति सचेत थे, और उनकी इस आदत ने उनका रुझान मधुमक्खी पालन की ओर झुकाया, ताकि वे यह अद्भुत नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख सकें और अपनी स्वस्थ खाने की आदत को बनाए रख सकें। सामान्य पर्यावरण का यहाँ कौन सा आयाम है जिसे यहाँ पर चर्चित किया गया है? आर्थिक है, सामाजिक है, तकनीकी है, या फिर राजनीतिक है? जैसे हमने कहा कि अड़ोस पड़ोस में सारी चीज़ें हो रही हैं, एक को देखकर दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आयाम हो गया ये व्यावसायिक पर्यावरण का? सामाजिक आयाम। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम आपको याद है हमारे अलग अलग, तो यहाँ पर क्या है? एक दूसरे की विचारधारा है, एक दूसरे की सोच है, तो कौन सा आयाम है ये? सामाजिक आयाम। बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, जोलो एक बड़े कार विपणन करता है, और वे अपनी बाजार हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 70% करना चाहते हैं। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। विपणन के किस कार्य की चर्चा यहाँ की गई है? जैसे ही हमने बोला विपणन का कौन सा कार्य है, तो विपणन के कार्य हमारे दिमाग में आने चाहिए। वो क्या करना चाह रहे हैं? अपनी बाजार हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 70% करना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो अपना क्रियान्वयन कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो ग्राहक समर्थन सेवाएं हैं, विपणन नियोजन है, उत्पाद का रूपांकन है, या बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना है? देखिए, बाजार संबंधी सूचनाएं तो वो एकत्रित कर चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं, और उसके बाद में ही उन्होंने डिसाइड किया
कि वो 40% से बढ़ा के 70% करेंगे। तो उद्देश्य का निर्धारण तो हो गया, अब इसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, विपणन नियोजन। सो व्हाट इज द आंसर, बी, विपणन नियोजन। क्वेश्चन नंबर 57, एक प्रसिद्ध फुटवियर कंपनी स्टाइल एंड फिट ने अपने उत्पादों की कीमत में 50% की कटौती करने का निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया है, क्योंकि वह घनी प्रतियोगिता और अपने प्रतियोगी द्वारा अच्छे पूरक को बाजार में उतारने के कारण बाजार में टिके रहने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। मूल्य निर्धारण का कौन सा उद्देश्य है जिसे पाने के लिए कंपनी यह छूट दे रही है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं मूल्य निर्धारण के, पहले तो हमें क्लियर होने चाहिए। कौन से चैप्टर का टॉपिक है ये हमारा, विपणन वाले चैप्टर का, मूल्य मिश्र का, प्राइस मिक्स का। तो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना, गुणवत्ता बनाए रखना, जल्दी से जल्दी लागत को रिकवर करना, या प्रतियोगी बाजार में टिके रहना। अरे बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात तो बाद में सोची जाएगी, पहले तो अभी अपने आप को टिकाए रखने के लिए वो ये काम करना चाहता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, बी, प्रतियोगी बाजार में टिके रहना। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक सैनिटाइजर उत्पादक कंपनी बाजार में लीडर बनना चाहती है। इसके लिए प्रबंधक कुछ निश्चित तार्किक कदमों का अनुसरण करना चाहता है, लॉजिकल। इस प्रक्रिया का पहला चरण अगले तिमाही तक लाभ को कम से कम 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाना, समय सीमा भी निर्धारित है और क्या करना है वो भी निर्धारित है। इसका मतलब है उद्देश्य का निर्धारण करना। तो वो उद्देश्य का निर्धारण कर चुका है। कौन सी प्रक्रिया का पहला चरण उद्देश्य का निर्धारण करना होता है, आपको याद होना चाहिए। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, अनुवर्तन, उद्देश्य का निर्धारण, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन। ये सब देखने से आपको पता चल रहा होगा ये किस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है, नियोजन प्रक्रिया के बारे में। और नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण, और अंतिम चरण क्या है, अनुवर्तन या फॉलोअप। ये देखना कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सो व्हाट इज द आंसर, ए, अनुवर्तन। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। शालीन प्राइवेट लिमिटेड में शालीन एक अधिकारी है जिसके अधीन 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं। एक में सारा, रजत, अभिषेक, इस्माइल और क्रिस हैं। दूसरी में लता, रूपा, गीत, हुसैन और प्रीति हैं। प्रबंध के एक सिद्धांत के अनुसार यदि इस्माइल को हुसैन से संप्रेषण करना है जो कि समान स्तर पर हैं, तो वह किस मार्ग को चुनेगा। एक डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। शालीन अधिकारी है, एक श्रृंखला ये है और एक श्रृंखला ये है। सवाल हमें कहता है कि इस्माइल हुसैन से बात करना चाहता है, तो कैसे बात की जाएगी, इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, शालीन, लता, रूपा, गीत और हुसैन। तो हम इस तरीके से इस श्रृंखला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर, इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, शालीन, लता, रूपा, गीत और हुसैन। जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली वाली ही ऑप्शन वो है जो हमने चुनी, इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, शालीन, लता, रूपा, गीत और हुसैन। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, टेलर द्वारा प्रतिपादित विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली के अनुसार 60 यूनिट्स बनाने वाला कर्मचारी 49 यूनिट्स बनाने वाले कर्मचारी से कितना अधिक कमाएगा यदि मानक उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 यूनिट है और जो इस मानक को प्राप्त कर लेंगे या इससे ज़्यादा का कार्य करेंगे उनको 75 रुपये प्रति इकाई से मजदूरी मिलेगी। कहने का मतलब ये है, जो भी व्यक्ति 50 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाएगा उसे 75 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। यानी कि अगर आपने 50 यूनिट बनाई तो 50 गुणा 75, लेकिन अगर आपने 50 से कम बनाई तो नीचे कार्य करने पर 65 रुपीज़ पर यूनिट, आपको 65 रुपये दिए जाएंगे पर प्रति इकाई के लिए। यानी कि 50 यूनिट बनाई तो 50 गुणा 75, 49 यूनिट्स बनाई तो 49 गुणा 65 रुपीज़ की आपको मजदूरी मिलेगी। तो आपने बताना है कि कितना अधिक कमाएगा, डिफरेंस, कितना डिफरेंस होगा एक व्यक्ति जो 60 यूनिट कमा रहा है और एक व्यक्ति जो 49 यूनिट्स कमा रहा है। इसको समझने के लिए पहले हमें विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली पता होनी चाहिए क्या थी। अगर नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो देख सकते हो। हमने पढ़ा था विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली के अनुसार कुशल और अकुशल कर्मचारी में अंतर भेद किया जाता है। एक निश्चित सीमा या उससे ज़्यादा कमाने वाले को ज़्यादा, उससे कम कमाने वाले को कम। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 50 यूनिट या उससे ज़्यादा बना रहे हो तो 75 रुपये प्रति इकाई की दर से मजदूरी मिलेगी। 50 यूनिट से कम बनाओगे तो 65 के हिसाब से प्रति इकाई पर यूनिट मजदूरी मिलेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया है, दो वर्कर्स हैं, वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर ए कितना बना रहा है, 60 यूनिट, और वर्कर बी कितना बना रहा है, 49 यूनिट्स। अब क्योंकि वो 60 यूनिट बना रहा है तो उसको मजदूरी मिलेगी 75 रुपये पर यूनिट। वो 49 यूनिट्स बना रहा है इसलिए उसको, क्योंकि 49 का मतलब क्या है, 50 से कम, तो 50 से कम बना रहा है तो 65 पर यूनिट, हर यूनिट के लिए 65 रुपये, हर यूनिट के लिए, हर इकाई के लिए 65। तो उसकी मजदूरी कितनी हो गई, कुल मजदूरी कितनी हो गई, ए की 60 गुणा 75, बी की कुल मजदूरी कितनी हो गई 49 गुणा 65। इसको मल्टीप्लाई किया 4500 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 3185 आया, और दोनों का डिफरेंस 4500 में से 3185 को माइनस किया, सो व्हाट इज द डिफरेंस, 1315। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1315, 1315। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा आपके पेपर में, फाइनल पेपर में, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ऑल 60 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। तीनों पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तीनों पार्ट्स की वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, मार्किंग स्कीम है। ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके फिर कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।